हूँ। आज मैं बात करना चाहती हूँ कि कैसे खासकर सिर्फ मजहब के नाम पर औरतों को बांटने की कोशिश हो रही है। इतनी बड़ी बड़ी जो एंकर्स हैं जिनके ऊपर जिनकी पब्लिसिटी पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, बड़े बड़े उनके होर्डिंग्स लगाए जाते हैं, वो लाखों रुपए के सूट पहनती हैं, हेलीकॉप्टर में ट्रैवल करती हैं, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स के साथ ट्रैवल करती हैं, यानी इतनी एम्पावर्ड है। मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ, लाखों रुपए उनको सैलरी मिलती है, उनके मुंह पर गोंद लग गई है, फेविकॉल से उनके मुंह चिपका दिए गए हैं कि वो बुल्ली सुली डील पर एक शब्द नहीं बोल रही है। और क्यों नहीं बोल रही हैं? क्योंकि पॉलिटिकली उनको ये फेवर नहीं करता, क्योंकि वो समझती हैं कि ये उस धर्म की महिलाएं नहीं है जिन पे अटैक हो रहा है, जिस धर्म से वो आती है। मुझे ये लगता है कि ये एक तरह से इंतकाम, बदला, एक्ट ऑफ वेंजेंस है ऑन मुस्लिम वुमेन कि उन्होंने इस तरह से ये फ्रंट क्यों तैयार किया, उन्होंने क्यों एक तरह से ये दीवार खड़ी की। वुमेन जर्नलिस्ट ने जो पहले एक ऐप बना था सुल्ली बाई के नाम से, सुल्ली डील के नाम से, उनको जिन्होंने आवाज उठाई या जिन्होंने उस पर रिपोर्टिंग की, अब उन आवाजों को भी निशाना बनाया गया। एक भाजपा समर्थित महिला प्रोफेसर बैठी हुई थी, मैं हैरान हुई कि उन्हें जरा भी इस बात का मलाल, दुख और गम नहीं था कि बुल्ली बाई जैसी ऐप महिलाओं को टारगेट कर रही है, क्योंकि उनकी नजरों पर धर्म का चश्मा और राजनीति का चश्मा चढ़ा हुआ था। और मैं आज इस मंच से उन लड़कियों से अपील करना चाहती हूँ, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको पीछे हटने की जरूरत नहीं है, आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट करने की जरूरत नहीं है। मैं 20 साल से रिलीजियस माइनॉरिटीज पर रिपोर्टिंग कर रही हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था, नरेंद्र मोदी जी भूल जाइए, आरएसएस भूल जाइए, मैंने कभी नहीं सोचा था कि सैकड़ों तो दूर की बात है, दर्जनों की तादाद में वो मुस्लिम औरतें जिनकी आवाज नहीं निकलती थी, वो सड़कों पे बैठकर धरने देंगी, अपने बच्चों के साथ अपने परिवारों को वहां लेकर आएंगी और इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगी जो इतिहास में जिसकी जगह होगी। ये तो उनकी कंस्पिरेसीज है, ये तो उनकी साजिशें, षड्यंत्र है जो वो रचते हैं, लेकिन हर चीज उनके षड्यंत्र के हिसाब से नहीं होती कहा गया है। तो मुझे सबसे पहली बात तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुझे सबसे पहले उन तमाम महिलाओं का, उन औरतों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ मुझसे पहले आई, जिसमें आप भी शामिल हैं, मृदुला जी, रत्ना पाठक जी। उन्होंने कहा कि जिस तरह के भारत में वो पैदा हुई, पली बढ़ी, वैसा भारत उन्होंने देखा। मैंने वो भारत नहीं देखा, लेकिन उससे कुछ थोड़ा कम बेहतर या कम अच्छा भारत मैंने देखा। और इससे पहले कि मैं तमाम उन चीजों पर आऊं जिसमें कि you see, we have become the stories that we are telling the viewers. Like, I am one of those more than 100 women who have been featured in that obnoxious whatever app that is auctioning Muslim women online, and I am also one of the journalists telling that story. And in fact, if it doesn't surprise you enough, जिन women journalist ने जो पहले एक ऐप बना था सुल्ली बाई के नाम से, सुल्ली डील के नाम से, उनको जिन्होंने आवाज उठाई या जिन्होंने उस पर रिपोर्टिंग की, अब उन आवाजों को भी निशाना बनाया गया जिन्होंने उस पिछली बार जो ऐप बना था उनके ऊपर उन्होंने रिपोर्टिंग की थी। So before I come to this and what I think about it and how it kind of, I think, is the most concerted, the most serious and vicious attack, not just on women in general, but मुस्लिम women in particular, और उसमें भी वो मुस्लिम औरतें जो कि बहुत रेयर स्पीशीज हैं। स्पीशीज ऐसा नहीं है कि नॉन मुस्लिम औरतें, बट मुस्लिम्स चूंकि ऑलरेडी एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी है। मैं आई ऑलवेज से दिस, मुस्लिम women are triply marginalized, you know, for being Muslim, for being women, and for being poor and unemployed and uneducated. So you know, you are speaking of a lot that is triply marginalized. तीन तरीके से उनके ऊपर मार पड़ती है, मुसलमान होने की मार पड़ती है, गरीब होने की मार पड़ती है, और औरत होने की मार पड़ती है। तो तीन तरीके से वो सारे जो 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 एक तरह से शैकल्स हैं उनको तोड़ के आके वो कुछ कर पाती हैं। इस बार उन 100 से ज्यादा जो औरतें हैं उन पर हमला किया गया है। इसके क्या मायने हैं, इसको पॉलिटिकली मैं कैसे देखती हूँ, मैं शॉर्ट में कोशिश करूंगी आपको बताने की। लेकिन उससे पहले रत्ना जी ने एक तरह से कुछ ऐसे तार छेड़ दिए हैं जिसके बाद मैं सोचने लगी अपने पिछले 20 साल की जिंदगी। आप मेरा प्रोफाइल अभी पढ़ रही थी मृदुला जी, और मैं सोच रही थी कि मैं 20 साल पहले तकरीबन एक छोटे से टाउन से यहाँ आई, न्यू दिल्ली। बहुत बड़े बड़े सपने मैंने देखे थे, और जिस बहादुरी और जिस आजादाना ख्याल और जिस उम्मीद के साथ मैं यहाँ आई नेशनल कैपिटल में,
कि मैं आऊंगी और दिल्ली जीत लूंगी। मैं यहाँ ही मैंने देखा बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, फ्लाईओवर्स थे, तेज रफ्तार से कारें दौड़ती थी, औरतें कारें चलाती थी, दफ्तरों में काम करती थी। ये सब देखकर मुझे ऐसा लगा, इतनी उम्मीद से मैं भर गई थी, एक छोटे से टाउन से आई हुई लड़की जिसने देखा कि औरतों के साथ कितना वायलेंस, कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है, स्कूल कॉलेज जाने तक उन्हें लड़ना पड़ता है, सबके लिए काम करना तो बहुत दूर की बात है, मतलब उनको सिर्फ एक इंसान का स्टेटस पाने के लिए कितना लड़ना पड़ता है। जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा कि ये हिंदुस्तान है, ये मेरा मुल्क है, मैं ये बन सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। लेकिन आज क्या मेरे ही स्मॉल टाउन की अगर कोई लड़की आना चाहे, if there is a young Muslim girl of 18, 19 or 20-year old, if she wants to come to Delhi and make a living for herself, wants to work here, मैं उसको क्या कहूंगी? क्या मैं उसको वो उम्मीद दूंगी जो मैं सन 2000 में आई थी, मुझे जो उम्मीद मिली थी? क्या मैं कह सकूंगी कि तुम इतनी इतनी ही सेफ रहोगी, उतनी ही आजाद रहोगी, वो तुम सब कुछ हासिल कर सकोगी जो मैंने हासिल किया मेहनत के बाद? मैं बहुत पूरी उम्मीद के साथ मैं ये नहीं कह पा रही हूँ कि मैं उस मुस्लिम लड़की को या गैर मुस्लिम लड़की को या दलित लड़की को या आदिवासी लड़की को मैं ये कहूंगी कि तुम्हारे लिए वो सब कुछ पॉसिबल है जो मेरे लिए था। क्योंकि पिछले 20 साल और इसके बाद 10 साल ने इतना खराब कर दिया है हमारे माहौल को, आप यकीन जानिए कि इतना मुश्किल है। आप जानती हैं, आप में से कई लोग ऐसे भी हैं जो न्यूज रूम्स में गए भी हैं, न्यूज रूम्स में काम भी किया है, आप जानते हैं कि कितना जो हायरार्किकल सिस्टम है हमारा, बैरिकेडिंग जो है न्यूज रूम्स में औरतों के लिए खासकर, और उस बैरिकेडिंग के बाद अगर आप एक छोटे इलाके से आते हैं, यू डू नॉट कम फ्रॉम अ कनेक्टेड फैमिली, और फिर अगर आप बड़े कॉलेजेस में नहीं गए हैं, एंड ऑन द टॉप ऑफ ऑल ऑफ दिस इफ यू कम फ्रॉम वन ऑफ दीज मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, लेट्स से दलित्स, tribals, Muslims, or other religious minorities, or you do not come from one of these big cities, then it's very very difficult for you to even enter. आप न्यूज रूम में जाके अपना बायोडेटा देकर वहां पर इंटर्नशिप कर लें, यही बहुत बड़ी बात होती है, उसके लिए भी कनेक्शन चाहिए होते हैं। तो मैं ये सब जो आपके सामने यहाँ बैठने के लायक बन पाई हूँ, इतने बड़े बड़े इज्जतदार लोग बैठे हैं, एक छोटे कस्बे की लड़की यहाँ बैठी है बात कर रही है, क्योंकि दिस वॉज पॉसिबल इन इंडिया। इंडिया कुड डू दिस, इंडिया है, इंडिया था तो मुमकिन था। लेकिन आज मैं उतनी उम्मीद से भरी नहीं हूं जितना मैं हुआ करती थी अब से 10 साल पहले भी। तो ये जो पूरा, चूंकि ये वक्त ऐसा है, और शायद अनहद और शबनम जी ने चूंकि मुझे इसमें बुलाया, और इससे बेहतर में मौका नहीं हो सकता था ये बताने के लिए कि आज किस तरह से वो हमें मजहब के नाम पर, खासकर मैं जात भी कहती, लेकिन मैं चीजों को मैं घालमेल नहीं करना चाहती हूँ। आज मैं बात करना चाहती हूँ कि कैसे खासकर सिर्फ मजहब के नाम पर औरतों को बांटने की कोशिश हो रही है। अभी मैं 2-3 दिन पहले ही एक पैनल में थी और वहां एक भाजपा समर्थित महिला प्रोफेसर बैठी हुई थी। मैं हैरान हुई कि उन्हें जरा भी इस बात का मलाल, दुख और गम नहीं था कि बुल्ली बाई जैसी ऐप महिलाओं को टारगेट कर रही है, क्योंकि उनकी नजरों पर धर्म का चश्मा और राजनीति का चश्मा चढ़ा हुआ था। तो इस तरह से महिलाओं को डिवाइड किया जा रहा है। मैं देख रही थी अभी मुझसे पहले मेरी मेहमान जो कह रही थी कि महिलाओं ने जिस तरह के आंदोलन खड़े किए, मैं कहना चाहती हूँ कि वो बहुत बेहतर वक्त था जब महिलाएं इतना ज्यादा अपने किस धार्मिक परिवेश से वो आती हैं। मीना गोपाल जी ने कहा, मैं उतना नहीं सोचा करती थी, वो महिलाएं थी और सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दे यूज्ड टू थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज वुमेन, एज people who need to come together and fight patriarchy and fight this barricading. लेकिन आज आप देखिए, ट्विटर पे, फेसबुक पे नहीं, आप नेशनल टेलीविजन पे चले जाइए, इतनी बड़ी बड़ी जो एंकर्स हैं जिनके ऊपर, जिनकी पब्लिसिटी पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, बड़े बड़े उनके होर्डिंग्स लगाए जाते हैं, वो लाखों रुपए के सूट पहनती हैं, हेलीकॉप्टर में ट्रैवल करती हैं, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स के साथ ट्रैवल करती हैं, यानी इतनी एम्पावर्ड है। मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ, लाखों रुपए इनको सैलरी मिलती है, उनके मुंह पर गोंद लग गई है, फेविकॉल से उनके मुंह चिपका दिए गए हैं कि वो बुल्ली सुली डील पर एक शब्द नहीं बोल रही हैं। और क्यों नहीं बोल रही हैं? क्योंकि पॉलिटिकली उनको ये फेवर नहीं करता, क्योंकि वो समझती हैं कि ये उस धर्म की महिलाएं नहीं हैं जिन पे अटैक हो रहा है जिस धर्म से वो आती हैं, उस राजनीतिक विचारधारा की वो महिलाएं नहीं है जिस राजनीतिक विचारधारा से वो आती हैं, क्योंकि उनके सियासी जो मालिक हैं, जो उनके सियासी आका हैं, जिन्होंने उनको ये सब पावर दी है, अगर वो बोलेंगी तो ये सब छीन लिया जाएगा।
तो आप ये देखिए कि कैसे वो एम्पावर्ड फेसेस जो मार्केट ने तैयार किए, और हमें लगा कि बहुत एम्पावरमेंट हो गया। देखिए हर शाम आप न्यूज चैनल्स खोलिए, स्टूडियो में आपको महिलाएं महिलाएं नजर आएंगी, पूरे सूट बूट पहनकर ऐसे आस्तीन चढ़ा वढ़ा कर बोलती हैं। लगता है कि भारत में तो कितनी आधुनिकता है, कितना मॉडर्न हो गया है भारत, लेकिन इतने बुनियादी मुद्दों पर महिलाओं के एक शब्द नहीं बोलती हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है इस तरह की मीटिंग है। 500 लोग हमें देख रहे हैं, अभी सुन रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये 5 लाख लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, 10 लाख लोगों तक पहुंचे, और वो सुने हमें कि किस तरह से हमारी जो पॉलिटिक्स है, जो धर्म है, वो महिलाओं को बांट रहा है। मैं आपसे कहने की कोशिश कर रही थी कि कितना मुश्किल होता है एक मुस्लिम औरत के लिए वहां पहुंच पाना जहां ये 100 औरतें पहुंची और इनके ऊपर अटैक हो रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ 2019 का संसद भवन का वो दिन जबकि 3 तलाक कानून पास हुआ था, और हमें बताया गया था कि मुस्लिम महिलाएं वो बेचारी महिलाएं हैं जो मुस्लिम पुरुषों के जरिए सताई गई हैं, और अब वो मसीहा आ गया है जिसकी जरूरत थी, और अब वो मसीहा सब ठीक कर रहा है। 3 तलाक पे कानून ले आया है, मुस्लिम पुरुषों को सबक सिखा दिया गया है, और पूरी मुस्लिम कौम को हम अनुशासित करेंगे। ये कहने के बाद, इस मसीहाई के बाद, वो कानून पास करने के बाद, जो आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूं, लेकिन कुछ मासूम लोग हमारे देश में नहीं जानते कि जब हम ये कहते हैं कि हम ट्रिपल तलाक के कानून का विरोध कर रहे हैं, हम 3 तलाक की प्रथा का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उसकी क्रिमिनलाइजेशन को अपोज कर रहे हैं, जिससे मुस्लिम, ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम पुरुषों को जेल में भेजने की जो एक साजिश थी, गैर कानूनी साजिश कानून के जरिए की जा रही थी। जो मुस्लिम बेडरूम्स थे उनमें जो पर्सनल इशू था उसको क्रिमिनल बनाया जा रहा था, उसको क्रिमिनलाइज करने की कोशिश हो रही थी कि आपकी जिंदगी के हर एस्पेक्ट्स, एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ अ मुस्लिम लाइफ, वी विल डिसाइड, वी विल डिटरमिन व्हाट यू डू, वी आर गोइंग टू डिसाइड, एंड दैट इज व्हाई दिस वाज पोर्ट्रेड एज सम काइंड ऑफ अ डिसिप्लिनिंग ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। उसके कुछ ही हफ्तों बाद हमने देखा कि कैसे मुस्लिम औरतें सड़क पर उतर आई और शाहीन बाग का आंदोलन हुआ। मैं आज इसी मंच से शाहीन बाग को याद करना चाहती हूं और ये कहना चाहती हूं कि पहला पुशबैक नरेंद्र मोदी सरकार को और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को मिला, जो उस जगह से मिला जहां किसी ने नहीं सोचा था। मैं 20 साल से रिलीजियस माइनॉरिटीज पर रिपोर्टिंग कर रही हूं, मैंने कभी नहीं सोचा था, नरेंद्र मोदी जी भूल जाइए, आरएसएस भूल जाइए, मैंने कभी नहीं सोचा था कि सैकड़ों तो दूर की बात है, दर्जनों की तादाद में वो मुस्लिम औरतें जिनकी आवाज नहीं निकलती थी, वो सड़कों पे बैठकर धरने देंगी, अपने बच्चों के साथ अपने परिवारों को वहां लेकर आएंगी और इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगी जो इतिहास में जिसकी जगह होगी। मुझे लगता है, मेरा ये पूरा सेंस ये कहता है कि मुस्लिम महिलाओं को ये जो निशाना बनाया जा रहा है, उनको ये इंतकाम बदला लिया जा रहा है। दिस इज एन एक्ट ऑफ वेंजेंस ऑन मुस्लिम women because they had offered they put up the first pushback against the Narendra Modi government. They started with patronizing Muslim women because they wanted, उनको लगा कि जब तक हम ये पूरा हवा तैयार नहीं करेंगे कि Muslim women need to be saved from Muslim men and I am the Messiah, I am going to do this and my government is going to do this. तो अब जबकि ये पेट्रोनाइजिंग वाला पूरा बिजनेस खत्म हो गया, और मैं उन सर्वे एजेंसीज को भी सलाम करती हूँ जिन्होंने कहा कि एक नई कंस्टिट्यूएंसी तैयार हो गई है और अब मुस्लिम औरतें नरेंद्र मोदी उनकी पार्टी को वोट कर रही हैं। बाकायदा बहुत ही रिस्पेक्टेबल जो सर्वे एजेंसीज हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने इस बात को कहा। ये बहुत ही हैरानी की बात है कि वो इतना भी नहीं समझते कि जो एजेंसी है ऑफ अ वुमन, I'm saying women in particular and women coming from the marginalized communities. Now, all of you, these people, I mean, do you really think that is it possible that if there are 4 men in the house and then 3 women, men are going to vote for one party and women are going to vote for another party and for something, like triple talaq? So we were, and this was coming from the liberal spaces, and that is why I feel कि और भी ज्यादा हैरानी की बात है। तो मुझे ये लगता है कि ये एक तरह से इंतकाम बदला, एक्ट ऑफ वेंजेंस है ऑन मुस्लिम विमेन कि उन्होंने इस तरह से ये फ्रंट क्यों तैयार किया, उन्होंने क्यों एक तरह से ये दीवार खड़ी की। और लेकिन आप ये देखिए कि ये तो उनकी कंस्पिरेसीज हैं, ये तो उनकी साजिशें, षड्यंत्र हैं जो वो रचते हैं, लेकिन हर चीज उनके षड्यंत्र के हिसाब से नहीं होती। आज आप देखिए, आज टीवी स्क्रीन पर देखिए, आप यूट्यूब पर देखिए, अखबारों में देखिए, डिजिटल मीडिया साइट्स पे देखिए, सोशल मीडिया साइट्स पे देखिए, आपको हर जगह मुस्लिम औरत मिल रही है, जोर जोर से बोल रही है, चिल्ला रही है। उससे पहले मुस्लिम औरत इतना नहीं बोल रही थी जबकि ये बुल्ली बाई नाम की ऐप आई, जितना अब मुस्लिम औरतें बोल
रही हैं। तो ये एक बड़ा पुशबैक है। हालांकि अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मैं मानती हूं कि मेरे जैसी एम्पावर्ड औरतें हैं, मेरी ये खुशकिस्मती है या मेरी ये बदकिस्मती है कि मुझे तो बोलना है, मैं बोलूंगी ही। लेकिन कुछ लड़कियां जरूर ऐसी होंगी, और मैं आज इस मंच से उन लड़कियों से अपील करना चाहती हूँ, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको पीछे हटने की जरूरत नहीं है, आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट करने की जरूरत नहीं है। मुझे खुद बहुत सारी लड़कियों ने, यंग लड़कियों ने, खासकर जो कॉलेज गोइंग लड़कियां थीं या अर्ली 20s में थीं, ऑफिस में काम कर रही थी, उन्होंने कहा कि उनके पेरेंट्स, उनके घर वाले ये कह रहे हैं कि तुमको इस तरह से पॉलिटिक्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर इतना बड़ा तुम्हें उसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है, इतना बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ रहा है कि तुम्हारी जो फिजिकल सेफ्टी सिक्योरिटी है उसको खतरा हो रहा है, तो फिर हट जाओ वहां से, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुमको डॉक्टर ने नहीं कहा है कि तुम्हें पॉलिटिक्स पे कमेंट करना है। क्योंकि आप याद रखिए कि शाहीन बाग आंदोलन ने एक नई जेनरेशन तैयार कर दी थी उन लड़कियों की, वो लड़कियां जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने लगी थी, न सिर्फ के इंटरेस्ट लेने लगी थी, बड़े बड़े ही आर्टिकुलेटेड तरीके से, बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल अंदाज में वो बोलने लगी थी, वो सोशल मीडिया पर बात करने लगी थी, वो ट्वीट करने लगी थी, फेसबुक, वो सिर्फ अपनी सेल्फीज पोस्ट नहीं कर रही थी, वो पॉलिटिकल पोस्ट जो है वो पोस्ट कर रही थी। ये उन लड़कियों पर निशाना है कि कैसे हम, जो एक पूरी नई जनरेशन है, उसको हम डरा देंगे, धमका देंगे। मैं इस मंच से सबसे पहले उन तमाम लड़कियों को, उन औरतों को, सबको सलाम करना चाहती हूँ जो इस तमाम खतरे के बावजूद बोली। उन्होंने अपनी आवाज और ज्यादा बढ़ चढ़ कर उन्होंने सुनाई और सुनाती रहेंगी। और इसके अलावा मैं उन लड़कियों से अपील करना चाहती हूँ जो डरा हुआ महसूस कर रही हैं कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब आपके साथ हैं, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, आपको कुछ भी होगा वो हमें होगा, वी आर ऑल इन दिस टुगेदर। आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि एक सिटीजनशिप जो होती है, सिटीजनरी जो होती है, वो एक कंसेंशियस सिटीजनरी होती है। और शाहीन बाग ने यही तैयार किया कि हमें फॉलोअर्स, कंज्यूमर्स, भक्त, इससे जो डिग्रेडेशन हमारा हो गया था, हमें हमारा जो डिमोशन हो गया था, उसको फिर से प्रमोट करके वापस वहीं पर लेकर आए, और वो था द एजेंसी ऑफ अ सिटीजन, द एजेंसी ऑफ अ वोटर। मैं चाहती हूं कि आप बिल्कुल डरिए नहीं, आप घबराइए नहीं, आप परेशान नहीं हुए। जो खतरा आपका है वो हमारा है। मुझे बताइए, यहाँ पर जितनी वुमेन स्पीकर्स हैं उनको आप बताइए, वो आपकी मदद करने की कोशिश करेंगी हर तरीके से, आपको घबराना नहीं है। तो शुक्रिया शबनम जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए, अनहद इस तरह की ये महफिल सजाने के लिए। तबीयत मेरी थोड़ी ठीक नहीं थी, मैं सोच रही थी पता नहीं मैं अटेंड कर पाऊंगी या नहीं। कोविड नहीं है लेकिन जुकाम ज्यादा है, और मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा स्लाइटली under the weather, but thank you very much. I think it kind of has infused a new flow of blood in me just by speaking here and listening to all of you. Thank you very much, and I will be here if there are questions.